ये तीनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में गणित के पेपर में हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में रिपीट हो सकते हैं। आज हम इस क्लास में 6 नंबर वाले उन प्रश्नों को हल करेंगे जो गणित के पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में गणित के पेपर में हर साल 6 नंबर में रिपीट होते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छी तरह से ये पता होगा कि जो गणित का पेपर बनता है उस गणित के पेपर में 3 प्रश्न 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर वाले 3 प्रश्न आते हैं। यानी आज हम इस क्लास में मिला जुला के कुल 18 नंबर पक्के करने वाले हैं। यानी 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न हर साल गणित के पेपर में रिपीट होते हैं। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो इस क्लास को और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना है, यानी तैयार कर लेना। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं, यानी आ सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का आना तय है हर साल गणित के पेपर में 6 नंबर में। तो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी गणित के पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 18 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ठीक है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसके कहने का मतलब यह है कि 6 मीटर, ठीक है, लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मानी, h मीटर। ओके, इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, यानी चित्र। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया, जिस बालक ने डायग्राम बना लिया, तो उसने प्रश्न को हल कर लिया। ये तीनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में गणित के पेपर में हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो अच्छी तरह से तैयार कर लेने, ठीक है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है आपको। तो पहले चित्र बनाएंगे। चित्र प्रकार से, चित्र हम किस प्रकार से बनाएंगे, चित्र को हम डायरेक्शन यानी दिशा किस प्रकार से देंगे। तो हम एक एक अक्षर को, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इस लाइन के द्वारा हम एक एक जो लाइन पढ़ेंगे उसके द्वारा हम चित्र को डायरेक्शन यानी दिशा देंगे। तो 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक बना लेते हैं स्तंभ। स्तंभ, ठीक है, कितना, 6 मीटर लंबा है। ओके, जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। जिसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। आगे इसने कहा है दूसरी लाइन में, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। इसके बाद एक मीनार है, यह है मीनार जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार, और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी, h, तो h मीटर। अब यह है मीनार, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। ओके, अब हम इस बिंदु को, जो यहां पर स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 4 मीटर छाया की लंबाई, और मीनार की छाया की लंबाई यहां से यहां तक कितनी है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, 28 मीटर। इस बिंदु को और इस बिंदु को, इस बिंदु को हम मिलाएंगे। अब हम नाम देंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। A B C D E, ठीक है, तो मैंने नाम दिया A B C D E। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, एनी पॉइंट, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इस चित्र में 2 त्रिभुज हैं, A B C पहला, दूसरा त्रिभुज AED, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेके चलेंगे
और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके इसे देंगे, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज AED में। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस त्रिभुज में हम सबसे पहले बात करेंगे ABC। इस त्रिभुज में कोण B समकोण है, ठीक है। और इस त्रिभुज में अब हम बात करेंगे AED। इस त्रिभुज में कोण E समकोण है, 90 अंश का है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए ABC। हम कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं, चाहे आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो ABC या इस प्रकार से भी कह सकते हो CBA, ठीक है। तो हम लिखेंगे ABC बराबर है किसके। अब हम इस त्रिभुज में बात करेंगे जो 90 अंश का कोण है E, AED, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं DEA, ठीक है। तो हम इधर से चलेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे समकोण। ओके, क्लियर। अब हम इस त्रिभुज में सबसे पहले चलेंगे, ठीक है, ABC। इस त्रिभुज में A कोण फंसा, ओके। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे AED। इस त्रिभुज में A कोण फंसा। तो कहने का मतलब यह है कि कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, यानी कॉमन है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए कोण को हम बीच में लिखते हैं, हमेशा ही नहीं रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस त्रिभुज में बात करेंगे ABC में, ठीक है, ABC में। तो इस कोण को हम बीच में रखेंगे, चाहे हम इधर से चलें इधर, चाहे हम इधर से इधर चलें, ठीक है। तो BAC बराबर, ठीक है। इस त्रिभुज में बात करेंगे समकोण त्रिभुज A की, ठीक है। इस त्रिभुज में हम बात करेंगे कोण A की, AED। EAD हम कह सकते हैं, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं DAE, ठीक है। तो हम इधर से इधर चलेंगे, कोण EAD लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, क्लियर। अब यहां पर दो कोण समान हैं, 1 2। अब हम कोण समरूपता कसौटी लगाएंगे, तो लिखेंगे क्योंकि एंगल, ठीक है, अंग्रेजी में हम कहते हैं ए को एंगल यानी कोण, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो मैंने लिखा कोण समरूपता कसौटी से। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है, यह समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है। किसके समरूप है? त्रिभुज AED के। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, यानी ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कहां पर है? यह है। भुजा है या कोण है? भुजा है, तो हम भुजाओं पर काम करेंगे, कोणों पर काम नहीं करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और हम ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान या हम कहें बराबर होता है। यह सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मैंने लिखा चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात यानी रेशियो, ठीक है, अंग्रेजी में हम कहते हैं रेशियो, अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यह समरूप का चिन्ह है, इसे हम कहते हैं समरूप।
सामान्य समान रूप माने आकृति यानी एक जैसी आकृति होनी चाहिए। तो ठीक है, हम संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे यानी लिखेंगे। इसलिए ए बी की संगत भुजा, पहले हमने दो बिंदु लिए हैं ए बी, इधर भी हम दो बिंदु लेंगे। ठीक है, ए बी की संगत भुजा ए ई बराबर, अब हम बी सी लेंगे, लास्ट वाले दो बिंदु लिए हैं तो ए बी की संगत भुजा ई डी। अब हम क्या करेंगे, ए सी लेंगे, ए सी की संगत भुजा ए डी। अब हम मान रखेंगे सबके, फटाफट मान रखेंगे। ए बी का मान, ठीक है 28, ए ई 4 मीटर बराबर, ठीक है। बी सी कहां पर है, एच। ई डी कहां पर है, ई डी 6। ए सी का मान नहीं पता तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेम टू सेम इसे छाप लेंगे। ए सी का मान नहीं पता, ए डी का मान नहीं पता तो हम सेम टू सेम इसे छाप लेंगे यानी लिख लेंगे। क्लियर है ना? आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दो अनुपातों को लेंगे, इन दो अनुपातों को लेके चलेंगे और एच का मान निकालेंगे यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 28/4 बराबर h/6 लेने पर। क्लियर, वेरी सिंपल। इसके इससे गुणा करेंगे, इसके इससे गुणा करेंगे तो 4 गुणा h बराबर, ठीक है 28 गुणा 6, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, ठीक है। h बराबर 42 हो जाएगा, 7 छंग 42। मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है 42 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h मीटर। हमने कितनी मानी, h मीटर मानी थी, h का मान कितना आया 42 मीटर, है ना। तो प्रश्न नंबर मेरा ये कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ओके, यदि बिंदु, जो यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, ठीक है भाई, सबसे पहले इन बिंदुओं को नोट करेंगे। नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न में बिंदु दिए हुए जरूर हैं लेकिन बिंदुओं के नाम नहीं हैं, तो हम इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे ए बी सी डी, तो मान लेते हैं। माना ए, एक के निर्देशांक 1,2, बी, इसे मैं बी मानूंगा, ठीक है। सी और सी के निर्देशांक x,6 तथा डी और डी के निर्देशांक 35 यानी 3,5, 35। इस प्रकार से जल्दी नंबर लिख जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं यानी शीर्ष बिंदु हैं। माना ए बी सी तथा डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्लियर है ना? अब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। अब आपको यह भी सीखना है अच्छी तरह से कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है।
ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समान हो यानी बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समांतर हो और उस चतुर्भुज के जो विकर्ण हो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? यह है समांतर चतुर्भुज। इसकी सम्मुख भुजाएं समान है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और सम्मुख भुजाएं समांतर है। ठीक है? और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे जब ये समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? अब हम नाम देंगे ए बी सी डी। इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ए सी बी डी जो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर इस बिंदु को हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान समान द्विमाने दो भाजित माने भागों में यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है? ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है? ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर है ना? अब हम इसके शीर्ष बिंदु लिखेंगे। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ठीक है, डी के निर्देशांक। तो यहां पर मैंने शीर्ष बिंदु लिख लिया समांतर चतुर्भुज के। ए के निर्देशांक ये छापा, बी के निर्देशांक, ठीक है, ये छापा, सी के निर्देशांक ये और डी के निर्देशांक ये। मैंने यहाँ पर बिंदुओं को नाम दिए, यहाँ पर बिंदु दिए हुए जरूर है लेकिन बिंदुओं के नाम नहीं दिए हुए, तो हमने सबसे पहले माना। ठीक है? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके किसके यानी समांतर चतुर्भुज के जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस समांतर चतुर्भुज के ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिंदु P इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो हम क्या निकालेंगे इसके बाद कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर, ठीक है, इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु सेम है P। तो हम लिखेंगे कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो लिख लेते हैं। ठीक है? यह हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, एक लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है? इसलिए बिंदु P, ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए बिंदु P विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु है। मैंने लिखा चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं किस पर? बिंदु P पर। जब बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए बिंदु P विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु है। ठीक है? तो हम लिखेंगे इसके बाद विकर्ण AC के मध्य बिंदु, ठीक है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के
विकर्ण BD के मध्य बिंदु P के, ठीक है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मैंने लिखा विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर है किसके, विकर्ण BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि इन दोनों विकर्णों के जो दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो सेम टू सेम है P, ठीक है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2, ठीक है। तो इस विकर्ण के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, AC, A ये है और C ये है। x1 x2 y1 y2 कहाँ से लाएंगे, इसे हम मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1, इसे x2 y2, ठीक है। चाहे आप लोग इसे x1 y1 मानो, चाहे इसे, ठीक है, x2 y2 मानो, बात एक ही है, उत्तर सेम आएगा। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक विकर्ण AC। अब हम यह दोनों बिंदु लेंगे, तो x1 1, x2 x और बट्टे में 2, y1, ठीक है, 2 प्लस y2 6 बट्टे 2। इसी प्रकार से हम विकर्ण BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। यह सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। विकर्ण BD, इसे हटाओ, BD, B ये है, D ये, अब इसे हम मानेंगे x1 और y1, x2 y2, चाहे आप लोग इसे x1 y1 मानो, चाहे इसे x1 y1 मानो, चाहे इसे x2 y2 मानो, चाहे इसे x2 y2 मानो, उत्तर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 प्लस, ठीक है, x1 प्लस x2 3, y1 प्लस y2 y1 y, मान रखेंगे y2 5 और बट्टे में 2। अब हम दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करेंगे, इसे हम कहते हैं भुज, इसे कोटि, इसे भुज, इसे कोटि। तो हम दोनों तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, ठीक है। तो इधर भुज क्या है, नोट करेंगे, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, इधर भुज 4 और 3 7 बट्टे 2, इधर कोटि 6 2 8 और बट्टे 2 बराबर, ठीक है। इधर कोटि y प्लस 5 बट्टे 2, 2 से 2 काटेंगे, एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा, x बराबर 6, 2 से 2 कटेगा, 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, या हम 5 को इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस में 5 आएगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अब इसने कहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान 6 है और y का मान 3 है। यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, तो नोट करिए। प्रश्न नंबर 3,
वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी रेशियो मेरे को ज्ञात करके देना है जिसमें बिंदु को इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये वाला बिंदु विभाजित करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है, यानी बांटता है, वो अनुपात मेरे को ज्ञात करके देने हैं। ठीक है, रेशियो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, प्रश्न में बिंदु दिए हुए जरूर है लेकिन बिंदुओं के नाम नहीं दिए हुए, तो हम इसको मान लेते हैं P। ठीक है, P, और इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। तो हम लिखेंगे इसके बाद कि बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ठीक है, मान लेते हैं अनुपात M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक, इसे मैंने P माना, बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं, इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, ए के निर्देशांक -3, 10 तथा B और B के निर्देशांक 6, -8 को जोड़ने वाले या मिलाने वाले बात एक ही है। ठीक है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले, जो इसने लिखा है, चाहे आप लोग ये लिख दो चाहे जोड़ने वाले लिख दो, बात एक ही, को मिलाने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2, हमने यहाँ पर रेशियो यानी अनुपात ले लिया है M1 अनुपात M2। ठीक है, रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो मैंने लिखा, माना बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब हम एक रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, जिस पर हम ये बिंदु मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बिंदु A ले लेते हैं और यहाँ पर बिंदु B, ठीक है, बिंदु A B, और यहाँ पर बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक -1, 6, बिंदु A के निर्देशांक -3, 10। ठीक है, बिंदु B के निर्देशांक, जो बिंदु पास पास में होते हैं, ठीक है, जो बिंदु पास पास में होते हैं उनको हम इधर उधर सिरे पर लेते हैं, जो संख्या रेखा बनाते हैं, और जो अकेला बिंदु होता है उसको हम बीच में लेते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, जो बिंदु P है इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, मेरे को ये ज्ञात करके देना है कि M1 अनुपात M2 इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो मैंने लिखा, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से। अब ये अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, कामा,
m1/2 प्लस m2/1 और बट्टे में, इसमें हम कोट लगाते हैं। ठीक है, अगर हम ये हटाएंगे तो इसमें हम 12-21 का कोट लगाते हैं। 12-21 का कोट, यह है ट्रिक सूत्र याद करने के लिए। 12 फिर उल्टा करेंगे, ठीक है, 21, इसका उल्टा हो जाता है 21, फिर 12, 12, 21, 12, अंतःविभाजन सूत्र से। इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक अब हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक अब हम इस सूत्र की सहायता से अनुपात निकालेंगे। ठीक है, m1 m2, m1 खुद में खुद है, m2 खुद में खुद है। ठीक है, x1 x2/1/2 कहां से लाएंगे, तो यहां पर इसे हम मानेंगे x1/1 x2/2। अब इसे हम किस प्रकार से मानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। ठीक है, अब हम x1 x2/1/2 और m1 m2 के मान पुट करेंगे, यानी रखेंगे। m1 खुद में खुद है, m2 खुद में खुद है। ठीक है, m1 खुद में खुद है, x2 6 प्लस है तो प्लस m2 खुद में खुद है, गुणा x1 -3 और बट्टे m1 प्लस m2। m1 m2 खुद में खुद है, कामा, अब यहां पर m1 खुद में खुद है /2, ठीक है, माइनस का 8 प्लस m2 खुद में खुद है, गुणा /1 10 और बट्टे में m1 खुद में खुद, m2 खुद में खुद। अब हम एक्सप्लेन करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक -1,6 -1,6 बराबर 6 m1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 m2 और बट्टे में m1 प्लस m2, कामा माइनस का 8 m1 और यहाँ पर प्लस 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 10 m2 और बट्टे में m1 प्लस m2। अब हम दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे, दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, इसे हम भुज कहते हैं, इसे कोटि, इसे भुज, इसे कोटि। तो भुज को हम भुज के साथ लिखेंगे, कोटि को कोटि के साथ, -1 बराबर। ठीक है, अब यहां पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह भुज, इसे नोट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करवाए तो हम या तो भुज को लेके चलेंगे या तो कोटि को लेके चलेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग दोनों को लेके चलोगे तो उत्तर सेम आएगा, लेकिन हम एक को ही लेके चलेंगे, चाहे आप लोग भुज को लेके चलना चाहे कोटि को, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो हम कोटि को लेंगे या भुज को लेंगे, किसी एक को लेंगे, तो हम भुज को ले लेते हैं, इससे कोटि को हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा दोनों ओर भुज की तुलना करने पर यानी कंपेयर करने पर, तो भुज क्या है -1 बराबर, इधर भुज क्या है ये, इसको मैंने नोट किया। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, तो यहां पर माइनस, ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब हल करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस m2, मेरे को अनुपात ज्ञात करके देना है m1 अनुपात m2। ठीक है, तो m1 को हम इधर रखेंगे और m2 को दूसरी तरफ, तो -m1 इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो यह है प्लस का माइनस में आएगा, बराबर -3m2
और ये प्लस माइनस का है, प्लस में जाएगा। तो यहां पर 7 im1 माइनस का 7 im1 बराबर माइनस का 2 im2, ठीक है, im2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा im1 बराबर 2 गुणा im2। im1 और बट्टे में, इसको हम इधर लाएंगे im2 को, तो बट्टे में आएगा। अब 2, ठीक है, बट्टे 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा अपान में, और इसको हम लिख सकते हैं im1 अनुपात im2 2:7। यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग, ठीक है, कोटि को लेके चलते तो उत्तर सेम आता। अगर अनुपात ज्ञात करवाए तो किसी एक को लेके चलेंगे, चाहे कोटि को लेके चलना चाहे भुज को, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।